बहुत शुक्रिया आपका पीजे। दो वजूहात हैं इसकी बड़ी बड़ी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक वो हिस्सा जो सिविलियन ने रूल किया और एक वो हिस्सा जो फौजी डिक्टेटर्स जो हैं वो रूल करते रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़रा मुआवजना करना और उसको देखना ज़रा आसान हो जाएगा। अयूब खान के दौर से शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके बावजूद कि उन्होंने सियासत के ऊपर बहुत खौफनाक पाबंदियाँ लगाई, एबडो उन्होंने ईजाद किया, जितने सियासतदान थे उनके मुंह बंद किए, उनको इलेक्शन लड़ने से बाज किया और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए बेसिक डेमोक्रेसी का, और अपनी मर्ज़ी से वहाँ लोग जो हैं वो उनका तकर्रुर किया गया, उन्हें इलेक्ट कराया गया। और फिर 11-12 साल तक, 10 साल तो खैर मुकम्मल थे ही, 10 साल तक उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क को चलाया। उसके अंदर जहाँ सियासत और जमहूरियत की ऐसी तैसी हुई, एक काम जो है वो अच्छा हुआ, वो ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अयूब खान के दौर में हमें मैसर आया पाकिस्तान को, वो उसके बाद कोई दूसरा पैरेलल उसका नहीं है। ये हकीकत अगर बयान ना हम करें तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल है, चाहे वो कामरा रीबिल्ड फैक्ट्री है, चाहे वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो तरबेला डैम है, चाहे वो अपने तरबेला है, चाहे मंगला है। आप ज़रा तसव्वुर कर लीजिए कि आज भी 75 साल के बाद अगर ये दो डैम ना होते तो हम कहाँ खड़े होते। ये अपनी जगह क्रेडिट जो है वो उनका है। उसके बाद हमारी जमहूरियत जो है वो सिसकती रही दिनों और हफ्तों के एतबार से, वज़ीर आज़म चेंज होते रहे और बिल आखिर 1970 में, 69 में उन्होंने बुनियाद रखी, 67 में वो अलहदा हुए कैबिनेट से, अयूब खान की और भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी पीपल्स पार्टी की। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट नाम के लोग उनके साथ थे, डॉक्टर मुबशर हुसैन, शेख रशीद, जिसे बाबा सोशलिज्म भी कहा जाता है, जे रहीम। आप उस दौर के लोगों को रिकॉल करके देखें, आपको पता चलेगा क्या हसीन और क्या कॉम्पिटेंट टीम भुट्टो साहब के साथ थी। और यही वजह कि ये टीम वो कर पाई जो इससे पहले के 20-22 साल में नहीं हुआ था, और वो ये कि पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैसर आया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भुट्टो साहब की बहुत बड़ी, यानी आप समझते हैं अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखना, ये भुट्टो साहब का एक सुनहरी दौर आप इसको करार दे सकते हैं, इस एतबार से कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये जो दो काम किए, इसका भी कोई पैरेलल आपको हिस्ट्री में फिर नहीं मिलता है। उसके बाद तो लोगों ने, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर थे चाहे वो सिविलियन थे, उन्होंने इस आइन का बिगाड़ के हुलिया जो बना दिया है। अब मुझे तो इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कहते हुए शर्म आती है। और मुझे उस पर भी बहुत शर्म आई थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसके अंदर कोई 166 के करीब अमेंडमेंट करके कहा था कि हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहाल कर दिया है। एनीवे, उसके बाद आप आ जाइए ज़ियाउल हक का दौर जो है, उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हैंग किया। कसूर उसका कुछ नहीं था, ये सारी दुनिया को पता है। उस तारीख़ी फ़ैसले को पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का स्यातरीन फ़ैसला करार दिया गया। पूरी दुनिया में उसके हवाले से जो बातें हुई वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिन जजेज़ ने वो फ़ैसला किया था उन्होंने भी बाद में कौम से भी माफ़ियाँ मांगी, और आज भी वो ऐसा फ़ैसला है जो पाकिस्तान की किसी अदालत में कोर्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, आप बहुत पढ़े लिखे लोगों में मैं घिर गया हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं जिस मैंने इसको तस्लीम किया पब्लिकली। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पे बात करने के लिए हमें 1947 to 50, 51 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 2000, 2000 to 2010 एंड ऑनवर्ड्स तकसीम करके देखना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या हैं और कहाँ खड़े हैं। किसी को हम ये पढ़ाने को तैयार ही नहीं बच्चों को कि इस मुल्क के लिए कुर्बानी की नोयत क्या है। जब तक एक नस्ल को, दो नस्ल को, तीन नस्ल को ये पता ही नहीं हो कि जिस धरती पे वो बैंड बाजा बजाए फिरते हैं और रात को सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें भगा रहे हैं, वो धरती उनको मिली कैसे, उसके पीछे कुर्बानियों की नोयत क्या है। मुझे याद पड़ता है कि उस ज़माने में लंदन के जहाँ बैठे हुए हैं डेली मेल के नुमाइंदे ने एक छोटा सा शॉर्ट पैरा लिखा। उसने कहा कि आग और खून का ये खेल सारे हिंदुस्तान में जारी था, लाखों लोगों को हिजरत करना पड़ी। सिर्फ दिल्ली और लाहौर के रास्ते पर ट्रेनों पर 54 अटैक्स हुए, 54 ट्रेनों के लोगों को ज़िबा करके फेंक दिया गया प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब ट्रेनें लाहौर में पहुंची और दरवाजे खोले गए तो सिर्फ खून बह रहा था।
जब तक आप अपनी नौजवान नस्ल को ये हकीकत नहीं बताएंगे तो पाकिस्तान इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना करेगा। ये आपको प्लेट और थाली में नहीं मिला। ये जिनका ये तस्करा कर रहे थे हुक्मरानों का, उनकी तो मैं कुर्बान था, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इनके बनाने वालों की कुर्बानियां बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं दुनिया की सबसे ब्लडियस्ट माइग्रेशन है ये, और माइग्रेशन ऐसी नहीं, खुद लोगों ने चूज़ किया, मुसलमानों ने, कि धरती के इधर जाना है जहाँ पाकिस्तान है, और इधर रहने वाले सिखों और हिंदुओं ने फैसला किया कि उन्होंने उधर जाना जो हिंदुस्तान है। जब तक ये तारीख पाकिस्तान के नौजवानों के लिए में नहीं आएगी, मैं नहीं समझता पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आज का दिन ये हमारे लिए सोचने का दिन है, लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। हमें एहसास करना है कि जिस कुर्बानियों का, जिसका भी इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया, जो कुर्बानियाँ देकर हमने ये जो ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल किया, हमने कितनी बेदर्दी के साथ इस ज़मीन के टुकड़े के साथ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कितनी बेदर्दी के साथ इस कौम और इस ज़मीन के साथ हमने खिलवाड़ किया। ये है हमारी हिस्ट्री, ये है हमें समझने की ज़रूरत। कितना खूबसूरत मुल्क, जहाँ पानी भी है, पहाड़ भी है, कल्चर भी है, मादनियात भी हैं, हर चीज़ मौजूद है, और उससे भी बढ़ के इतनी टैलेंटेड कौम जो दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कौम कंसीडर की जाती है। इस कौम के साथ हमने अपने मुल्क का क्या हशर किया, 1971 से हमने क्या सीखा, यह है वो चीज़ जो हमें देखने की ज़रूरत है। और उसका रिजल्ट क्या है कि आज वही हम इंतशार में फंसे हुए, आज वही हम एक दूसरे को गाली गलौच में फंसे हुए, आज वही पाकिस्तान एक कशकोल लेके दुनिया में फिर रहा है। क्या ये कौम इस काम के लिए आज़ाद हुई थी? क्या कायदे आज़म का ख्वाब इस दिन के लिए था कि गरीब आदमी सड़कों पर रुले, अपनी तनख्वाह लेने के लिए उसे 3-3 महीने इंतजार करना पड़े? इस दिन के लिए इस कौम को आज़ाद किया गया था कि अस्पतालों में बीमार आदमी लाइनों में खड़ा हो जाए और उसे को ट्रीट करने वाला कोई ना हो। क्या आज थाने में इंसाफ लेने के लिए उसको पैसे देने पड़े और उसके साथ वो गुलामाना सलूक किया जाए जो कि नहीं होना चाहिए? हम आज़ाद ज़रूर हुए, मगर हम एक सिस्टम के आज भी गुलाम हैं, उस सिस्टम के जहां चंद लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी तो हमें अभी तक नहीं मिली है। आज़ाद वो होता है, पीजे आप इंग्लैंड में हो, आप हमें बताओ कि आज़ादी क्या है, कि जब आप एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाते हो, किसी अदारे में जाते हो, तो आपके काम कैसे होते हैं? यहां काम वैसे होते हैं, यहां आपको या सिफारिश चाहिए या पैसा चाहिए। इस दिन के लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद किया था कि जहां आपको अगले दिन ये ना पता हो कि बिजली की कीमत क्या, एक सेकंड पीजे, एक सेकंड, कि एक अगले दिन बिजली की कीमत क्या होगी, आपकी फूड की इन्फ्लेशन कहां खड़ी होगी। क्या हमारी लीडरशिप, इफ्तिखार साहब ने तो नौजवान नस्ल को बताया, मैं ये समझता हूं कि जो हमारी लीडरशिप है, जिसका कल इफ्तिखार साहब कह रहे थे बूढ़े हो गए, उनको एहसास करना चाहिए, सिर्फ एक एहसास कर लें कि यार मर तो सब ने जाना है। क्या आप अपनी आने वाली नस्ल को क्या देकर जा रहे हो? ऐसा पाकिस्तान